Welcome to the chemistry solution of your ANTS PT5 paper, engineering. And starting with question number 26. सबसे पहले क्या बोला गया है? Two liquids X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of the solution containing 1 mole of X and 3 moles of Y is 550 mm of Hg, या फिर टॉर भी बोला जा सकता है. तो देखिए X है, Y है, ठीक है. अब आपको अगर वो 1:3 के रेशियो में दिया गया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा 1:4 होगा और इसका जो होगा वो होगा 3:4, ठीक है. तो और राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे क्या मैं बोल सकता हूँ इसका P0 A इंटू इसका मोल फ्रैक्शन प्लस P0 B इंटू इसका मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है 550 टॉर के बराबर आ रहा है. ओके. अब आपने इसमें क्या बोला? एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ Y इज फर्दर एडेड. If 1 mole of Y is further added to this solution, vapor pressure of the solution increases by 10 mm Hg, right? Vapor pressure of the solution increases by 10 mm Hg. अब देखिए इसको कैसे डील करना है. आपको बोला है 1 मोल ऐड किया है Y. अब पहले 1 मोल और 3 मोल था. जैसे आपने इसके मोल्स में 1 मोल का इंक्रीज किया है तो मैं बोलूँगा P0 A तो वही रहेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल नाउ चेंज फ्रॉम 4 to 5. तो मैं बोल सकता हूँ ये इसका 1/5 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन और इसका 4/5. और उसके कारण क्या हुआ? 10 mm Hg प्रेशर बढ़ चुका है तो 550 से 560 हो जाएगा, राइट. अब हमें करना क्या है? हमें ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/4 से. इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 5/4, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मेरे को बताइए यहाँ पे क्या होगा? 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा बस P0 A इंटू 1/4, राइट. और यहाँ पे अगर हम देखें तो बचेगा P0 B और विल बी इक्वल टू 560 टाइम्स 5/4. तो इसको लिख सकता हूँ मैं 700, राइट. अब अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 - 1 करेंगे. 2 - 1 करने पे देखिए क्या आता है? P0 A/4 माइनस P0 A/4, ये कट जाएगा. P0 B माइनस P0 B 3/4, तो बचेगा P0 B/4 और वो होगा 700 - 550, दैट इज 150. देयरफॉर इससे आ जाएगा कि आपका P0 B जो है यानी कि जो Y का वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा आपका 600. और इस 600 को अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो इन इक्वेशन 2, तो दैट गिव्स अस P0 A/4. P0 A/4 इज इक्वल टू 700 - 600, दैट इज इक्वल टू 100. तो P0 A हो जाएगा आपका 4 × 100 400, राइट. जिसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा P0 A 400, P0 B 600, यानी कि X और Y का प्योर वेपर प्रेशर 400 and 600, दैट इज ऑप्शन नंबर C. ओके, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. What mass of sucrose should you dissolve in 100 gram water to obtain a solution in which mole fraction of sucrose is 0.124? ओके, ठीक है. तो मोल फ्रैक्शन ये डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है. 0.124 होना चाहिए मोल फ्रैक्शन, और वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट. अब सिंपल सा कैलकुलेशन होगा. 0.124 को हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही 0.125 अप्रॉक्सीमेटली. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज को पहले मैं निकाल लेता हूँ. देखिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मैं ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, राइट. जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे मेरे को बताइए 0.125 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज राइट हैंड साइड जाएगा एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बचा रहेगा आपके पास 0.125 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट बड़ा आसानी से कर सकते हैं हम. 100/18 गिवन मास 100 है, मोलर मास 18 है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज माइनस 0.125 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज. अब इसे हम लिख सकते हैं 0.875 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, राइट. अब इसे हम अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.875 इस तरफ आ जाएगा. तो 0.125 बाय 0.875 इज इक्वल टू इनटू 100/18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, राइट. इसे अगर सिंप्लीफाई करते तो ये 1/7 आ जाएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज जो होगा वो होगा 100 divided by 18 times 7 and that will be equal to given mass of sucrose divided by molar mass of sucrose, that is equal to 342, right. और इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो मास ऑफ सुक्रोज जो आएगा वो आएगा 342 टाइम्स 100/18 × 7, राइट. और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका
इसका जो आंसर आता है वो क्लोजेस्ट टू 269 ग्राम आएगा और इसकी वजह से हमारा आंसर होता है ऑप्शन बी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया आपको? मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मासेस। ओके, दो सॉल्यूशन है। अब परसेंटेज को क्या समझना है आपको? 25% सॉल्यूशन अगर आपको बोला है, इसका मतलब 25 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे को बताइए 25% का मीनिंग है 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम है तो क्या मैं बोल सकता हूं 300 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास इसका 3 गुना किया है तो यहां भी 3 गुना होगा 75 ग्राम, राइट। सिमिलरली फॉर द सेकंड सॉल्यूशन दैट आई एम एडिंग, मेरे को बताइए क्या है 400 ग्राम ऑफ 40%। तो 40% का क्या मीनिंग? 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, राइट। और अगर हम देखें 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 400 ग्राम सॉल्यूशन में तो हमारे पास इसका 4 गुना होगा यानी कि 160 ग्राम होगा, राइट। तो मेरे पास अगर फाइनल सॉल्यूशन का मेरे को मास परसेंटेज निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए? मास बाय मास परसेंटेज के लिए मेरे को चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 75 प्लस 160, 160 प्लस 75 हो जाता है आपका 235 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी 400 ग्राम प्लस 300 ग्राम दैट इज इक्वल टू 700 इनटू 100 और ये करने पे आता है आपका 33.57% के पास। और यही हमारा ऑप्शन है करेक्ट वाला, आंसर होगा बी। आएंगे अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29। मेरे को बताइए, if the unit cell of a mineral has cubic close packed array of oxygen atoms with m fraction of octahedral holes occupied by aluminium and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium, तो m और n का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखते हैं। मेरे को बताइए ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे बोला है CCP। अब ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो वो जरूर ऑक्साइड के फॉर्म में आया होगा, तो O2 माइनस हम मान सकते हैं ऐसे। और ऑक्साइड अगर CCP में है तो उसके 4 एटम्स या 4 आयन्स आने चाहिए, राइट। उसका Z4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर 4 एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 आए होंगे, राइट। लेकिन हाउ मेनी आर ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम? बाय एल्यूमिनियम यहां पे क्या बोला है? m फ्रैक्शन। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Al3+ का नंबर वो क्या होगा? 4m। और मैग्नीशियम का नंबर अगर मैं इसी तरीके से निकालूं तो बोला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है कितना फ्रैक्शन? n। हम जानते हैं अगर 4 पार्टिकल है 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, और क्योंकि रेशियो 1:1:2 होता है, और हम ये बोलेंगे कि n फ्रैक्शंस आर ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम, राइट। तो ये हमारा रेशियो है। लेकिन हम जानते हैं कि चाहे कोई भी कंपाउंड हो वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा बेटा? न्यूट्रल होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज ऐड करने से 0 आना चाहिए, तो हम वही करने वाले हैं। तो मेरे को बताइए ऑक्सीजन के 4 एटम्स, हम सबका एक एक करके ऐड करते हैं। मेरे को बताइए मान लीजिए अगर हमारे पास 4m एल्यूमिनियम आयन्स है तो 4m इंटू एल्यूमिनियम का चार्ज दैट इज +3 प्लस 8n इंटू मैग्नीशियम का चार्ज दैट इज +2 प्लस 4 टाइम्स बिकॉज 4 है और ऑक्सीजन का चार्ज दैट इज इक्वल टू -2। ये सबका सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 4 इंटू 3 12m प्लस 8 इंटू 2 16n -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m और n के अलग अलग वैल्यूज हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं, हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट वाला होगा। तो मेरे को बताइए 12 इंटू m, तो पहला वाला ऑप्शन का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं लिखता हूँ 12 इंटू हाफ प्लस 16 इंटू 1/8 -8। एक बार कैलकुलेट करके देखिए 12 इंटू हाफ यानी कि क्या 6 प्लस 16 इंटू 1/8 दैट इज 2, 6 प्लस 2 इज 8 -8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप बाकी कोई भी ऑप्शन इस इक्वेशन में डाल के देखें, सब्स्टिट्यूट करके देखें वैल्यूज के, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि बाकी सब गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। कॉपर एटॉमिक मास 63.5 crystallizes in FCC lattice and has density 8.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। The radius of copper atom is closest to। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। कॉपर को पहला बात बोला है FCC लैटिस, तो अगर FCC लैटिस है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो Z होगा वो क्या होगा? 4 होगा। और Z अगर 4 होता है तो हम FCC लैटिस के बारे में हम ये भी जानते हैं कि एक फेस पे पार्टिकल्स इस तरीके से जब अरेंज होते हैं तो 4r इज इक्वल टू √2a होता
है ना। तो रेडियस हमारा क्या होगा, रेडियस होगा हमारा a बाय 2 रूट, राइट, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद हम निकालना है थ्रू द डेटा गिवन टू अस, हमें निकालना है a का वैल्यू। तो मेरे को बताइए डेंसिटी जो होता है वो होता है z इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू a क्यूब। ओके, तो डेंसिटी क्या दिया हुआ है हमें, 8.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इंटू z 4 हो जाएगा। एटॉमिक मास हमें दिया है 63.5 ग्राम पर मोल होता है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट विल बी 6 इंटू 10 के पावर 23 लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ओके, a निकालना है, तो a क्यूब। ओके, सो इफ वी कैलकुलेट a क्यूब, अब डेंसिटी वाले क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऑप्शंस रहे तो हम अप्रॉक्सीमेट जरूर कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस नहीं रहे तो इसमें लाइक बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करने के बाद भी एरर के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो एग्जाम में आई वुड रिकमेंड कि अगर इस तरह का क्वेश्चन विद ऑप्शन आता है तो आप ज़रूर अप्रॉक्सीमेशन के साथ प्रोसीड करें, लेकिन अगर ऑप्शंस नहीं है, अगर वो इंटीजर टाइप में आता है तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखें। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 4 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 8.63। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आ रहा है 6 है और यहाँ 63.5 है, तो मैं इसे 10.5 अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ। ओके, और a क्यूब इज इक्वल टू 10.5 इंटू 4, मैं इसे लिख सकता हूँ 42 और डिवाइड बाय 8.63 डिवाइड बाय 8.63 और 10 के पावर 23 माइनस 23 में बदल जाएगा। ओके, अब अगर मैं इसको ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10 के पावर 20 माइनस 23 आ रहा है, राइट, जिसे मैं लिख सकता हूं 50 इंटू 10 के पावर माइनस 24, राइट, 50 इंटू 10 के पावर माइनस 24 लिख सकता हूं। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे हम, अप्रॉक्सीमेट है वैल्यूज। अब a क्यूब अगर 50 इंटू 10 के पावर माइनस 24 आ रहा है तो a को मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर माइनस 24 का क्यूब रूट 10 के पावर माइनस 8, और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि डेंसिटी हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। और 50 का क्यूब रूट जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना। अब आप ये सोच सकते हैं कि 3 क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, तो ये ज़रूर 3.3 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 3.3 ले लेते हैं। अब a अगर 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस 8 है तो मुझे तो इंटरेस्ट है रेडियस में, क्योंकि क्वेश्चन ने वही डिमांड किया है। तो रेडियस क्या होगा बेटा, a डिवाइडेड बाय 2√2। तो a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं जो हमने निकाला है 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस 8। ओके, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 3.3 बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली 1.6 और 1.6 अगेन फर्दर डिवाइड बाय √2 दैट इज 1.4, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, राइट। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज 10 के पावर माइनस 2 मीटर, राइट। 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और अगर हम बोल सकते हैं पिकोमीटर में तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड भी करें तो मैं इसको लिखूंगा r इज इक्वल टू 120 के आसपास, और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 12 मीटर, और 10 के पावर माइनस 12 को मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, तो r अप्रॉक्सीमेटली 120 पिकोमीटर के आसपास आना चाहिए। r अगर 120 की पिकोमीटर के आसपास अगर आप खोजें आपको बस एक ही ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। एज यू कैन सी द सॉल्यूशन वाज प्रीटी लेंथी, बट दैट्स द वे यू नीड टू गो अबाउट इट व्हेन यू आर अपीयरिंग इट फॉर एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ओके, अगले सवाल पे आता है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। If NaCl is doped with 10 के पावर माइनस 4 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, the concentration of cation vacancies will be। अब इस चीज को समझने के लिए देखिएगा बेटा, Na+, मैं क्रिस्टल में बस कैटायन बना रहा हूँ, ओके, एनायंस को अवॉइड कर रहा हूँ। अब आपको समझना क्या है कि जब हम डोपिंग करते हैं विद एन इम्प्योरिटी लाइक Sr2+, हमें पता है कि इवन ऑन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन करना है तो वी आर रिप्लेसिंग अ मोनोवेलेंट कैटायन विद अ डाइवेलेंट कैटायन। तो होगा क्या बेटा, आप करेंगे क्या, आप 2 Na+ को हटाएंगे, किसी भी दो को हटा सकते हैं हम। मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, और इन दोनों के चार्ज के बराबर होगा एक अकेले Sr2+ का चार्ज, यानी कि इस जगह पे तो Sr2+ आ गया लेकिन ये जगह खाली रह जाएगा।
और इलेक्ट्रिकली अभी भी वो न्यूट्रल रहेगा विद द सेम नंबर ऑफ Cl माइनस दैट एग्जिस्टेड अर्लियर। अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक Sr2+ आता है तो उसके साथ साथ एक ही वैकेंसी क्रिएट होता है, यानी कि नंबर ऑफ Sr2+ जितने होंगे उतने ही वैकेंसीज क्रिएट होंगे। तो भले हमसे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, हम अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2+ निकाल लें तो दैट विल बी सेम, राइट। अब एक काम करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 10 के पावर -4 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, ओके। 10 के पावर -4 मोल परसेंट है, अगर परसेंट का मीनिंग क्या होता है, पर 100, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 10 के पावर -4 मोल ऑफ SrCl2 इन 100 मोल्स ऑफ NaCl, राइट। अब 100 मोल्स ऑफ NaCl में अगर 10 के पावर -4 मोल्स ऑफ SrCl2 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ NaCl में 1 मोल ऑफ NaCl में हमारे पास 10 के पावर -6 मोल ऑफ SrCl2 मिल जाएगा आपको, राइट। अब हमें जो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है वो पर मोल ही निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ NaCl में अगर 10 के पावर -6 मोल ऑफ SrCl2 है, यानी कि आई कैन ऑल्सो से 10 के पावर -6 मोल्स ऑफ Sr2+ है, बिकॉज एक SrCl2 से एक ही Sr2+ मिलेगा आपको। अब 10 के पावर -6 मोल्स ऑफ Sr2+ मतलब 10 के पावर -6 टाइम्स 6 इंटू 10 के पावर 23, दैट इज कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 के पावर -17 Sr2+ पर मोल, या फिर 6 इंटू 10 के पावर 17 कैटायन वैकेंसीज पर मोल। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 6 इंटू 10 के पावर 17, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 32। The mass of glucose that should be dissolved in 50 gram of water in order to produce the same lowering of vapor pressure as produced by dissolving 1 gram of urea in the same quantity of water। अब देखिएगा, lowering of vapor pressure आपसे क्या पूछा गया है, the mass of glucose that should be dissolved in 50 gram of water। तो 50 ग्राम पानी में हम 1 ग्राम यूरिया भी डाल रहे हैं और ग्लूकोज भी डाल रहे हैं, एंड वी आर होपिंग कि दोनों के कारण जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो वो सेम हो। अब हम ये बोलेंगे कि अगर हम सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज टू सब्सटेंस डालें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज, अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का बात करते हैं और यहाँ पे यूरिया का, ठीक है, उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा, 1/60, मास 1 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ ग्लूकोज पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ ग्लूकोज बाय मोलर मास जो कि 180 होता है, तो मास सीधा आ जाएगा आपका 180/60, दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 ग्राम ग्लूकोज डालना पड़ेगा फॉर टू ब्रिंग अबाउट द सेम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज 1 ग्राम ऑफ यूरिया, राइट। आंसर हो जाएगा 3 ग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, अब the ionic radii of A+ and B- ions are 0.98 and 10 के पावर -10 and 1.81 and 10 के पावर -10। आपसे पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों आयन का, तो आप सिंपल सा R+/R- का रेशियो लगा सकते हैं। R+/R- का अगर हम रेशियो लगाते हैं तो 0.98 इंटू 10 के पावर -10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1.81 इंटू 10 के पावर -10, ये गया। और इस रेशियो को अगर आप देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली अ लिटिल ग्रेटर देन 0.5 होगा। बट द थिंग इज व्हाट एवर द रेडियस रेशियो मे बी, it should lie in the range 0.414 and 0.732, and if it lies in this range हम ये बोल सकते हैं कि cation will be occupying what? Cation will be occupying octahedral void and it will have a structure similar to that of NaCl। और अगर आपको इस स्ट्रक्चर को याद है, similar to rock salt structure, राइट, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि कैटायन एनायन A+ और B- दोनों के ही कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 6:6 होता है, राइट। और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ओके। आएंगे अगले सवाल पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। विच सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ZnS क्रिस्टल इज करेक्ट। आपसे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का बारे में बात किया जा रहा है, तो मेरे को बताइए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 CCP। आपको याद होगा जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, जिसमें सल्फाइड जो होता है वो CCP या फिर FCC अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइज करता है, और जिसके अंदर जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनमें से बस 50% यानी कि हाफ ऑफ देम
are occupied by Zn2 plus, and that is why the ratio between cation and anion, and that is why the formula is 1:1 ratio. हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? पहला ऑप्शन अगर हम देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होगा और CCP में क्रिस्टलाइजेशन होगा, Zn2 plus ions in the alternate tetrahedral voids. This option is perfectly correct. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन में क्या गलतियां हैं उनको समझ लेते हैं. और कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, HCP Zn2 plus ions in all tetrahedral voids. Zn2 plus all tetrahedral voids में नहीं आ सकता, अगर आता तो रेशियो 1:1 नहीं होता. बाकी ऑप्शन भी देख लेंगे. ऑप्शन सी में देखिए, अगर Zn2 plus ions in all octahedral voids, अगेन रॉन्ग. ऑक्टाहेड वो रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है ही नहीं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड का है, बिकॉज RZn2 plus by RS2 minus लाइज बिटवीन 0.225 and 0.414, right? Like indicating that Zn2 plus must be occupying tetrahedral voids. ऑप्शन सी भी गलत है. ऑप्शन डी अगेन बात कर रहा है ऑल tetrahedral voids का. there is no point discussing this. आंसर होगा आपका ऑप्शन ए. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following curves represent the Henry's law? अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा. बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट दी हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि कई सारे फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बोलेंगे उसका जो कॉमन फॉर्म है पी गैस इज इक्वल टू KH इंटू M, ये एक फॉर्म. और एक और फॉर्म हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, राइट. अब हम दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस आई थिंक द सेकेंड फॉर्म इज मोर बेनिफिशियल, मोर सिंपल. में से log M इज इक्वल टू log KH प्लस log P ऑफ गैस. अब इसको अगर आप देखें तो ये y इक्वल टू C प्लस MX के फॉर्म में है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा. यहाँ पे अगर हम देखें y एक्सिस में हम log M प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस में log P और एक पॉजिटिव y इंटरसेप्ट के साथ पॉजिटिव स्लोप, यानी कि स्लोप का वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है, और इस तरह का एक ग्राफ बनना चाहिए, राइट. ये आपका ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है और वही हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, Hello everyone, welcome to the discussion of engineering section part test 5. Let's start from question number 36. Which one of the following compounds undergoes bromination of its aromatic ring, that is electrophilic aromatic substitution, at the fastest rate? तो हमें पता है कि rate of electrophilic aromatic substitution is directly proportional to stability of cation. तो इससे हमें क्या पता चला कि बेंजीन में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा. देख लेते हैं यार ऑप्शंस. ए में बेंजीन से जो है एक साइक्लोहेक्सेन अटैच्ड है, बी में बेंजीन से एक NH ग्रुप अटैच्ड है विद इट्स लोन पेयर, सी ऑप्शन में बेंजीन से NH है लेकिन एक कार्बन छोड़ के, और डी ऑप्शन में कार्बोनिल का डायरेक्ट अटैचमेंट है साइड में NH. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये ग्रुप बेंजीन में जो है प्लस H लगा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इसका 2 है. ठीक है, इस कार्बन का. यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये NH बेंजीन में प्लस M लगा रहा है, लोन पे डोनेट कर सकता है वाया रेजोनेंस. ये यहाँ पे प्लस H लगा रहे हैं अल्फा H2, ये कार्बोनिल बेंजीन पे माइनस M लगा रहा है. तो सीधा सीधी बात है, फास्ट अंडरगोज एट द फास्टेस्ट रेट. इसका आंसर हो जाएगा प्लस M वाला, दैट इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर. सही है, क्योंकि हमें पता है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग इफेक्ट प्लस M ही लगाता है. नेक्स्ट 37 पे आते हैं. 37 पे सबसे पहले हमें एक फिनॉल दिया हुआ है, इसके साथ रिएक्शन दिया है CH3COCl का. द पाथ इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन. तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इसे ऐड करो और लिविंग ग्रुप को निकाल दो. तो इससे देखो OCOCH3 बना है, लेकिन एक H भी है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव. लॉस ऑफ H+, जिससे एक ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया. बेंजीन के साथ O अटैच्ड है COCH3. अब अगर हम लोग देखें, दिस इज आवर P, बट हमें तो Q पूछा है, तो हम आगे वाला रिएजेंट देखते हैं. एनहाइड्रस AlCl3 हीटिंग. तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट. यहाँ पे तो हमने फिनॉल को एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया था. तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या है, ऐसे ट्रिक से इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे अटैक करना है, एक बार पैरा पे. ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके पास लोन पेयर है. तो हम लोग अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें वो ये होगा OHCOCH3. ठीक है, मतलब वैसे मेजर तो ऑर्थो प्रोडक्ट है, वो भी बना सकते हैं, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से ऑर्थो वाला मेजर हो जाएगा. तो
तो चलो दोनों बनाते हैं जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए तो हो ही नहीं सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, सी की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, डी तो बन ही नहीं सकता है। तो हमें पैरा वाला दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन इसलिए सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। 38 में हमारे पास NO2 है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और 2 Cl दिया है हमें, और हमें न्यूक्लियोफाइल दिया है CH3O- CH3OH हीटिंग, बोला है मेजर प्रोडक्ट। तो सीधा सीधी बात है भाई, लिविंग ग्रुप के पैरा पे स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग ग्रुप है तो पाथ होगा SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस लिविंग ग्रुप को हटाओ और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैच कर दो, तो इससे बनेगा क्या, NO2 OCH3 Cl। तो हमारा ए ही करेक्ट आंसर है, अगर आप ध्यान से देखोगे वही बनाया है मैंने। बी इज अ मजाक, सी और डी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, दोनों तो निकल ही नहीं सकते, मेजर की बात हुई है, तो ए हमारा आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं 39 का। 39 में सबसे पहले हमें Cl और NO2 दिया है इस फॉर्मेट में, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए लगेगा तो SNAR ही, एक्वस NH3। तो एक्चुअली इस फॉर्मेट से हम समझ ही रहे हैं पाथ तो SNAR ही है, तो NH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को हटा देगा। तो सबसे पहले तो इसमें NH3 प्लस ही बनेगा, लेकिन लॉस ऑफ H प्लस से NO2 NH2 ये बनेगा। तो दिस इज माई ए। इसके बाद हमें दिया है ब्रोमीन वाटर, और हमें पता है कि एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो इसलिए यहाँ पे NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा सारे पोजीशंस में ब्रोमीन लग जाएगा, लेकिन पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है NO2 से। दिस इज माई बी। अब इसके साथ दिया है NaNO2HCl, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा इससे NH2 जो है डाइसोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, N2 प्लस Cl माइनस, और फाइनली H3PO2, दिस इज नथिंग बट NH माइनस सप्लायर, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे डाइसोनियम हटके H माइनस लग जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा बेंजीन के साथ NO2 ब्रोमीन ब्रोमीन। तो दिस इज माई सी। तो हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए, NO2 के साथ मेटा पे Br। अब देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 40, बेंजीन के साथ FeSO4 H2O2 ये अगर दिया है तो हमारा पहले प्रोडक्ट बनता है फिनॉल, उसके बाद हमें ब्रोमीन वाटर दिया है, इट्स अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज बी। वाइट PPT होता है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 41 पे। सबसे पहले हमें दिया है बेंजीन के साथ COOH CH2 के साथ बेंजीन, इसका रिएक्शन दिया है SOCl2 के साथ, तो OH हटाओ और Cl लगाओ। इसके साथ हमें दिया है AlCl3 का रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर AlCl3 हमें दिया है तो AlCl3 क्या करेगा कि Cl को ट्रैप कर लेगा, ठीक है, और ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से अटैच हो जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट, क्लियर है। इसे आप रोक नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल देखते ही बेंजीन अटैक तो करेगा, और ये CH2 तो अटैच चाहिए, उसको मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल है। चलो ये मेरा बी बन गया। अब मुझे दिया है ZnHg कंसनट्रेटेड HCl हीट। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने SOCl2 के साथ रिएक्शन किया है, इसमें बस OH हटाया और Cl लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, दिस इज फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। इसमें बस ये कार्बोनिल को हटा दो और हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हमारा बन गया सी। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी। नेक्स्ट 42 पे आते हैं। बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड हेलाइड और AlCl3 से करें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इससे क्या Cl इसको ट्रैप कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा बेंजीन से, ठीक है, CO और यहाँ पे प्रोपाइल। नेक्स्ट ZnHgHCl, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, जिससे आपको बस रिड्यूस कर देना है इसे। नेक्स्ट Br2 FeBr3 ये दिया है, तो इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Br+, ठीक है, क्योंकि FeBr3 Br ट्रैप कर लेगा, जिससे FeBr4 माइनस बनेगा, Br+ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके पैरा पे एक +H ग्रुप है, इसके पैरा पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चलो 43 को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द स्लोएस्ट टू रिएक्ट विद NO+? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, रेट ऑफ EAS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शंस को, ए में अगर आप देखोगे इट्स खाली मैदान, अकेला बेंजीन। बी में अगर देखोगे एक डोनेटिंग ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन से, ठीक है, दिस विल शो इट्स प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक विड्रॉइंग ग्रुप है, इट इज अ -M ग्रुप, ठीक है। डी ऑप्शन अगर देखोगे OCH3, तो ये एक +M ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे बोला है स्लोएस्ट, तो अगर स्लोएस्ट की बात है तो आंसर सी हो जाएगा। रैंक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स EAS विद ब्रोमीन, ठीक है। तो सेम है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, डोनेटिंग ग्रुप तो रेट बढ़ेगा, विड्रॉइंग ग्रुप तो रेट घटेगा। तो पहले हम ग्रुप्स को लिख लें। तो यहाँ पे अगर देखें ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ क्या लगा रहा है? +M, कार्बोनिल -M। ये एज अ ग्रुप लगा रहा है -M क्योंकि कार्बोनिल अटैच्ड है बेंजीन से। ये एज अ ग्रुप लोन पेयर कंटेनिंग है तो लगा रहा है +M। तो सीधा सीधी बात है यार, रेट सबसे फास्ट होगा C का, फिर आएगा B, फिर आएगा A, फिर आएगा B। तो CAB इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा E। 45 पे आते हैं। तो अगर हम लोग देखें बेंजीन के साथ ये दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं और हमें दिया है नाइट्रेशन, दिस इज नाइट्रेटिंग एजेंट। ये जो नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, दिस इज नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल डिपेंड करेगा कि बेटर डोनर कौन है, वो डिसाइड करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इनसे इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है दैट इज NO2+, दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन। लेकिन हमें पता है कि इसका अल्फा H कितना है? 1। इसका अल्फा H कितना है? 3। अल्फा H मतलब बेंजीन से जो अटैच कार्बन है उसमें हाइड्रोजन कितना है? तो जिसका अल्फा H ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर +H लगाएगा, तो ये डिसाइड करेगा। अब ये है कैसा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो पैरा तो ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे लगा दो। तो इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा B, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप राइट में भी लगा सकते थे, लेफ्ट में भी लगा सकते थे, आइडेंटिकल पोजीशन है। तो अब देख सकते हैं B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है, जो हमें डील करने हैं। हाउ मेनी ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस? दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, मतलब कंप्लीट होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसमें ये रिएक्शन जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक्चुअली द पाथ फॉलोड टू फॉर्म ईथर इज SN2। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है अल्काइल हैलाइड से जब रिएक्शन करता है तो SN2 पाथ से ये ईथर बनाता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे, देखिए कुछ ऑप्शंस जो हैं जो नहीं बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। PHOPH एक एक करके देख लेते हैं। अगर इसकी बात करें, नो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब मैं पहले ऐसे बता देता हूँ कि कौन कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। जो नहीं दे पाएंगे वही हमारा आंसर है। तो अगर इसकी बात करें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये नहीं दे सकता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बेंजीन अगर ऑक्सीजन से लिंक्ड है तो आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो नो इट कैन नॉट गिव। क्यों? देखो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ऐसे ये बेंजीन है, तो आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, आप इसको तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं दे पाएगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें, दिस वन, तो यहाँ भी PDC है, इधर भी PDC है, लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिनाइल के अटैचमेंट से तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं दे पाएगा। अगर नेक्स्ट देखिए, फिर से देखिए PDC है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, इस साइड से भी पॉसिबल नहीं है, इस साइड से भी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू PDC। थर्ड ऑप्शन देखें, मतलब फोर्थ ऑप्शन देखें तो वो भी नहीं दे पाएगा। उसका रीज़न क्या है, यहाँ से तो PDC है और इधर से आप देख सकते हैं 3 डिग्री है, 3 डिग्री भी हमें पता है कि SN2 नहीं दे सकता, इधर से भी पॉसिबल नहीं, इधर से भी पॉसिबल नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो पॉसिबल है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला। क्योंकि ये देखिए 1 डिग्री हेलाइड है, इस साइड में भी 1 डिग्री, मतलब हेलाइड तो नहीं, मतलब 1 डिग्री एल्काइल है, 1 डिग्री एल्काइल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बना भी सकते हैं, मैं आपको जैसे लास्ट वाले का बता भी देता हूँ कैसे बना सकते हैं। लेकिन 4 आ गए तो हमारा आंसर तो 4 ही है, 4। तो 4 ऐसे ईथर्स दिए हुए जिनको हम नहीं बना सकते। जिसको बना सकते हैं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि उसको मैंने क्यों बोला कि हम बना सकते हैं। देखिए उसको हम लोग इजीली ऐसे बना सकते हैं। आप CH3 CH2 CH2O Na+ ले लीजिए और इसका रिएक्शन कर दीजिए इथाइल क्लोराइड के साथ, बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। लेस बल्की को मैंने ले लिया, अल्काइल हैलाइड लेस बल्की लेना है, तो ये बन गया हमारा 3 कार्बन वाला ऑक्सीजन के साथ और 2 कार्बन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, तो इसको बना सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए था कितने नहीं बना सकते हैं, कितने नहीं बना सकते हैं, तो वो है 4, ठीक है। चलिए, तो 46 का आंसर था 4। अब 47 पे आते हैं। बोला कि ये अल्कोहल जो है हमारे पास PHCH CH3
CHOHCH3 is heated with concentrated sulfuric acid to effect dehydration. How many alkenic isomeric products are possible? अगर पॉसिबल बोल दे तो आपको सारे केसेस लेने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये OH हटा के अगर हमने कार्बोकेटाइन बनाया तो ये कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब इससे कितने एल्कीन पॉसिबल हैं? आपको पता है इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको बीटा डैश ले सकते हैं। तो एक एल्कीन तो ये पॉसिबल हो गया और एक ये एल्कीन। अगर इसको रीअरेंज भी करवा दें H शिफ्ट से ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अल्फा के साथ एक बीटा और बीटा डैश, दो एल्कीन यहाँ से भी बन जाएंगे, एक ये और एक ये। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एल्कीन मैंने रिपीट कर दिया है, ये वाला, ठीक है। तो दीज टू एल्कीन्स आर सेम, तो एक को काट देते हैं, ठीक है, एक को काट देते हैं हम लोग। तीन एल्कीन हमारे बने हैं, लेकिन आइसोमरिक बोला है तो हमें स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड करना होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ये एल्कीन में तो कोई डबल बॉन्ड GI दे नहीं रहा है, तो 1 ही होगा आंसर। लेकिन ये GI दे रहा है तो 2 to the power 1 equal to 2। और अगर देखेंगे ये वाला भी GI नहीं दे रहा है, ठीक है, क्लियर है, ये GI नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग 1 ही लेंगे। एक्चुअली हम इसमें स्टीरियो आइसोमर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट काउंटिंग स्टीरियो आइसोमर, जस्ट डबल बॉन्ड का हम लोग देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि एल्कीनिक आइसोमरिक प्रोडक्ट्स हमें बोला गया है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमें सिस ट्रांस कंसिडर करना होगा, तो ये तो 2 हो गया, यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है तो एक ही एल्कीन, यहाँ पे भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है तो एक ही एल्कीन, ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, टोटल 4 एल्कीन्स हो गए, ठीक है, ओके। Question number 48. A compound H2X with molar weight of 80 gram is dissolved in a solvent having density of 0.4 gram per liter. Assuming no change in volume upon dissolution, the molality of a 3.2 molar solution is. ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, थोड़ा सा मिसलीडिंग डेटा भी प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, उसी के बीच से आपको आंसर तक पहुंचना है। ओके, अब सबसे पहले आपसे पूछा है 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको बोला है इसका मोलालिटी बताओ, ठीक है ना। तो 3.2 मोलर सॉल्यूशन अगर है, क्या मैं बोल सकता हूँ 3.2 मोल्स इन 1 लीटर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब आपको क्या बोलना है कि आपको बोला एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट जितना वॉल्यूम था उसमें जब मैंने सॉल्यूट ऐड किया उसके कारण उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है ये फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम जो था वो दोनों एक ही होने चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब जैसे हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिल गया, हम सॉल्वेंट के डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्वेंट का डेंसिटी क्या है, 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर, वो मिलीलीटर होना चाहिए बेटा, वो डेंसिटी होगा 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर। अब डेंसिटी अगर पता है, वॉल्यूम अगर पता है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम उसका मास निकाल सकते हैं। तो 3.2 मोल्स इन मास जो होगा, मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपका 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर है मतलब 1000 ml बोल सकता हूं, ml कैंसिल, अल्टीमेटली 0.4 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 400 ग्राम, राइट। तो अब अगर मोलालिटी निकालना हो, मोलालिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम जानते हैं 3.2 है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है और उसे डिवाइड करना होगा आपको मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 400 ग्राम से। तो यहाँ से 0 0 गया, ये 0 0 गया, 3.2 इंटू 10 32/4 दैट इज इक्वल टू 8 मोलल। ओके, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.1 है। इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर 0.1 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.9 होना चाहिए, राइट। अब आपको क्या बोला है, एट 298 केल्विन मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलारिटी। तो द थिंग इज, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि मोलारिटी और मोलालिटी है। यहाँ पे मोलालिटी, there's a slight typo here, तो molarity of this solution is same as its molality, तो molarity is equal to molality।
अब आपको बोला है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखें कैसे प्रोसीड करते हैं। तो आप मेरे को बताइए, सबसे पहले अगर मैं मोलारिटी का वैल्यू निकालूंगा, मोलालिटी का वैल्यू निकालूंगा और फिर दोनों को इक्वेट करूंगा। ठीक है, मोलारिटी अगर मुझे निकालना है तो मोलारिटी के लिए मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बड़ा सिंपल है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml जब करेंगे हम, यहाँ पे 1000 दिया जाता है, राइट। अब मेरे को बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बड़ा सिंपल है, ये 0.1 दिया हुआ है, 0.1 इंटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम किस तरीके से डील करेंगे? वॉल्यूम को क्या मैं लिख सकता हूं? मास बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें? मास ऑफ सॉल्यूशन को वी कैन थिंक ऑफ एज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है 0.1 इंटू अगर मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 0.9 इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं उससे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ तो मुझे ये दोनों के एडिशन से मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं डिवाइड करने वाला हूं डेंसिटी से। डेंसिटी है हमारा 2, तो इसको जब डिवाइड करूंगा 2 जाएगा ऊपर, तो यहां आ जाएगा 2, राइट। तो ये आ जाएगा मेरा मोलारिटी का एक्सप्रेशन, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1000, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 0.1 MA प्लस 0.9 MB, राइट। MA and MB are the respective molar masses या molecular weights of solute and solvent। ठीक है, this was molarity। अब मोलालिटी के देखते हैं। मोलालिटी को समझना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली। मोलालिटी होता क्या बेटा? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हम जानते हैं 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए तो हमें बस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और उसका मोलर मास चाहिए, यानी कि 0.9 MB। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू 100 बाय 0.9 MB। ओके, अब हमें पता है क्वेश्चन के में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कि मोलारिटी और मोलालिटी का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। मोलारिटी और मोलालिटी का वैल्यू अगर इक्वल होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 200 बाय, oh god, this is getting a little congested, so what I'll do is मैं यहाँ पे इसी के साथ इक्वेट कर देता हूँ। तो इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.9 MB। ओके, अब एक काम करते हैं, 100 जो है 100 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे नीचे और ये वाले पूरे डेटा को इस तरफ। ओके, तो जब करेंगे 200 बाय 100 बेसिकली 2 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.1 MA प्लस 0.9 MB डिवाइडेड बाय 0.9 MB। अब देखिए क्या मैं बोल सकता हूं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 इज इक्वल टू 0.1 MA बाय 0.9 MB। तो मैं बोल सकता हूं 1/9 MA बाय MB इज प्लस 0.9 MB बाय 0.9 MB, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस कन्वर्ट्स टू 2 - 1 1, एंड 9 अगर इस तरफ आ गया तो मैं बोल सकता हूं MA बाय MB इज इक्वल टू 9, राइट। MA बाय MB अगर 9 हो गया तो हमारा आंसर भी वही है। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, लेकिन लाइक अगर रूट्स अगर आप जाते हैं, फॉलो करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 50। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 240 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट X, atomic mass 40, which crystallizes in BCC pattern is Y and not, what is the value of Y? Okay, number of unit cells अगर पूछा है in 240 ग्राम, तो मैं क्या चाहूँगा? मैं चाहूँगा मैं मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल लूँ। मास ऑफ 1 यूनिट सेल अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसे 240 से डिवाइड कर लूँगा। अब सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकालने के लिए। मास ऑफ 1 यूनिट सेल कितना होगा मेरे को बताइए। एक यूनिट सेल में हमारे पास Z पार्टिकल होते हैं और एक पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है उसका एटॉमिक मास, जो कि ग्राम पर मोल में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय Na, राइट। यानी कि इसके लिए अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, BCC बोला है तो Z का वैल्यू 2 होगा, एटॉमिक मास पार्टिकल का 40 दिया हुआ है और एवोगैड्रो नंबर तो एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब आपको बोला है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो मिलेंगे आपको वो होगा
गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट सेल। मास ऑफ 1 यूनिट सेल क्या लिख के रखा है मैंने, 2 into 40 बाय Na, तो Na गया ऊपर, अब 0 0 गया, 2 into 4 8, ऊपर 24 बाय 8 इज 3Na, राइट। यानी कि हमारा y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है हमारा 3। ओके, तो ये हमारा आंसर है एंड दैट कंक्लूड्स योर पेपर। मेरे हिसाब से आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा अच्छे से। थोड़े से क्वेश्चन एक आध लेंथी थे, लेकिन ऐसे टेस्टिंग क्वेश्चंस आपको करने ही चाहिए ताकि आप आगे जाके अच्छा कर पाएँ एग्जाम में, ठीक है। एंड देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दिस एंड द रीज़न वाज दैट जैसे कि आप देख सकते हैं JEE मेंस के जो फर्स्ट अटेम्प्ट गया है हमारा, कई सारे पेपर्स में आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं उसका वेटेज थोड़ा कम है कंपैरेटिवली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में। तो अब अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है तो आई थिंक आप लोगों को लाइक एडवांस के प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। वहाँ पे ही मेरे ख्याल से होपफुली फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा डिसेंट रहेगा और इसी वजह से पेपर थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल था टू कीप यू रेडी फॉर दैट एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच और आई होप यू एंजॉय द पेपर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।